हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर राजस्थान क्लासेस पर। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। वनपाल वनरक्षक का जो एग्जाम है वो परसों है, 12 तारीख को आपका वनरक्षक का। मेरे प्यारे साथियों, उसी की मैराथन क्लास में आज लेके आया हूं। तो सभी लोग कैसे हैं? तो सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो वनपाल का जो पेपर आया था थोड़ा सा उसी पे भी आधारित क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को एक बार अच्छे से लाइक शेयर कर दो। तो आज का भाई साहब गर्दा गर्दा उड़ाने वाला पेपर स्टार्ट मैं कर रहा हूं। आप सभी लोगों की सहमति है? उड़ा दिया जाए आज का सेशन। अंजलि, प्रगति, रेनू आए मस्त तरीके से। गुड इवनिंग। उड़ा दें आज का सेशन। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल प्यार से समझना। रीट वाले जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीटी वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? अगर दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर मतलब ए और बी। ए अकेला 30 दिन में कर लेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा? और दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो भाई 30 और 12 का लघुत्तम लो। 30 और 12 का लघुत्तम होता है 60। 60 में 30 का भाग लगाओ 2, 60 में 12 का भाग लगाओ 5। ये ए की क्षमता और ये ए और बी की क्षमता। तो सभी साथी बताएंगे कि बी की क्षमता कितनी होगी। बी की क्षमता कितनी होगी? सभी साथी जल्दी से बताएंगे बी की क्षमता कितनी होगी। बी की, भाई ए की क्षमता 2 है, ए और बी की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी? जल्दी से फट से आंसर, झट से आंसर दो। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 5। ए और बी की क्षमता 5, बी की क्षमता 3 होगी। और बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। 60 में 3 का भाग दे दो 20। एक और हैक बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का ध्यान से देखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक हैक बता रहा हूं, बहुत तगड़ा हैक बता रहा हूं। तो इन दोनों का गुणा करके घटा दो। 30 और 12 का गुणा करके 30 और 12 को घटा दो। 30 और 12 को घटाया तो कितना आया? 18। यहीं से आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 30 और 12 का गुणा करो और 30 और 12 को घटा दो 18। जल्दी से आंसर निकालना। तो बी इतने समय में वो कार्य कर लेगा। भाई 30 और 12 का गुणा कर लो और 30 और 12 को घटा दो 18। ऊपर तो गुणा करो और नीचे घटाओ, ऊपर गुणा करो और नीचे घटाओ। तो ये बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? 6 तिया 18, 6 पंजे 3 चौका 12। भाई बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से देखना। एक घन का विकर्ण रूट 192 सेंटीमीटर क्यूब विकर्ण दे रखा है। इसका आयतन क्या होगा? एक घन का विकर्ण दे रखा है रूट 192। जो घन का विकर्ण होता है √3a होता है, √3a। ये घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, जो कि दे रखा है √192। और 192 को तोड़ो। अब 192 को मैं तोड़ूंगा, 192 को मैं तोड़ूंगा, 192 को मैं तोड़ूंगा। अच्छा, 192 के टुकड़े करना जिसमें 3 आ जाए। 192 के टुकड़े करना। शिवानी ने एक क्वेश्चन पूछा है। शिवानी बेटा, इसको ऐसे कर लेना, 1/2 20 माइनस 1/2। आधी वस्तु पर 20% लाभ, आधी वस्तु पर 10% हानि। आपका आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, चलिए कॉपी पेस्ट ना करो, ठीक है। √3a बराबर 192। 192 के टुकड़े करो जिसमें 3 आए, 3 आए। मैं इसको लिख दूं 3। 3 छिंग 18, 3 चौका 12, 64 तिया। 64 तिया 192 होता है। तो मैंने 192 को लिख दिया 3 गुणा 64। √3 से √3 खत्म।
√64 कितना होता है? √64 होता है 8। तो ए की वैल्यू आ गई 8। भाई इसका आयतन क्या होगा? घन का जो आयतन होता है वो a³ होता है, तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512। 8 का क्यूब कितना हो गया? 512 इज द राइट। ये बात क्लियर हो गई। एक घड़ी का सूची मूल्य 230 है, 12% की छूट पर बेची जाती है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 230 का 12% निकाल लो। 230 का 12% निकाल लो मेरे प्यारे साथियों। 12 दिया 36, 3 हासिल, 12 दूनी 24 और 3 27। 27 में 276 में 10 का भाग दो, 27.6। तो 230 में 27.6 को माइनस करो, कितना आएगा? 202.4। 202.4 रुपए में वो वस्तु बेची गई है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखना। छोटे क्वेश्चन भी है, मोटे क्वेश्चन भी है, पूरी मैराथन में छोटे क्वेश्चन भी है, मोटे क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझना पूरी बात। रवि के पास 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। अच्छा, 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। 18 किलोमीटर के लिए 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप। किलोमीटर है 18 और रोड मैप है 18 सेंटीमीटर का। वाह! वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो कितना रोड मैप की जरूरत होगी? उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी? जल्दी से बताओ। 18 किलोमीटर का जो रोड मैप है 150 सेंटीमीटर है। एक मैप है, मतलब असली में तो 18 किलोमीटर, मैप में दिख रहा है 1.5 सेंटीमीटर। और 72 किलोमीटर का रोड मैप कितने सेंटीमीटर का होगा? ये बता दो। 18 कितने गुना हो गया? 18 चौक 72। ये कितना गुना हो गया? किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे। 18 का ये 4 गुना हो गया। 1.5 का 4 गुना कर लो, 1.5 का 4 गुना होता है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का रोड मैप की आवश्यकता होगी। 6 सेंटीमीटर का रोड मैप की आवश्यकता होगी। एक वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि। क्रय मूल्य क्या होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, क्योंकि क्रय मूल्य बीच की वैल्यू होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा? जल्दी से फटाफट फटाफट तुरंत प्रभाव से। 2 और 4 6, 5 और 2 6, 4 और 2 6। अरे भाई साहब, नहीं 4 और 5 9 होता है। गलत जोड़ लिया यार मैंने। 2 और 4 6, 5 और 2 7 और 4 और 5 9। चलिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 488। वाह, 488 इज द राइट आंसर। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। ध्यान से देखना, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। उनके भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है। वृत्त की भुजा, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है। वृत्त की त्रिज्या को नीचे ले जाओ, वृत्त की त्रिज्या को नीचे ले जाओ, इसके नीचे लिख दो ए। स्क्वायर हटाएंगे, यहां रूट लग जाएगा। वाह भाई वाह। तो भुजा और त्रिज्या का जो अनुपात आया वो आया √पाई, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। आ गया √पाई और रेशो 1। भाई ये रेशो होगा। वो भुजा और त्रिज्या का अनुपात पूछा, भुजा और त्रिज्या का अनुपात, √पाई रेशो 1। उल्टा कर देते हैं बहुत से लोग, √पाई रेशो 1। तो ये भुजा और त्रिज्या का अनुपात होगा। सभी लोग एक बार अंगूठा दिखा दें कि ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, चल बहुत बढ़िया। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगी? आपको पता ही है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब कोई रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो खुद की ही दूरी को पार करती है,
जब कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी तो खुद की ही दूरी को पार करेगी, तो उस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 75 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर कितने समय में पार करेगी ये ठीक पूछा है। और चाल क्या है रेलगाड़ी की, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाए, जल्दी से मुझे जवाब चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाए? 5/18 से गुणा करके, 5/18 से गुणा करके, 5/18 से गुणा करके, 6×18, 6×60 है ना। ये 50 बन गया ना, 50 से काट रहा हूं, ये 25 से काट रहा हूं दोनों को, 25 से 25 से 25 से काट रहा हूं दोनों को, 25 से 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 तिया 9 हो गया, टी को इधर भेज दो, 2t बराबर 9, 2t बराबर 9, तो 9 ये t बराबर कितना आ गया 4.5। हाँ 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 हाँ, तो भाई 4.5 सेकंड में पार करेगी, 4.5 सेकंड में पार करेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं 5/18 से गुणा, तभी आपका सेकंड में आंसर आएगा। अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर x - 1/x बराबर a है, समझ लो, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू जो होगी, समझना, x³ - 1/x³ की जो वैल्यू होगी a³ + 3a होगी। ये समझ में आ गई, ये मामला समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अगर x - 1/x बराबर a है और x³ - 1/x³ पूछ लिया, तो आप इसका क्यूब प्लस 3a ये वैल्यू होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके वनपाल में, वनडक्षक में भी आ सकते हैं। भाई हम बिल्कुल भी ढील नहीं बरतेंगे, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, मस्त वाले क्वेश्चन आ सकते हैं बेहतरीन ढंग से। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें, मस्त मजा आ जाएगा आज के सेशन में, प्लीज गुजारिश है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, x - 1/x बराबर 4 है और आपसे पूछ लिया x³ - 1/x³। भाई आपको क्या करना है, 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, a की वैल्यू 4 है ना, a की वैल्यू 4 है, तो ये लगाना है 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, 4 का क्यूब कर दो और इन 3 और 4 का गुणा करके इनको जोड़ दो बस। 4 का क्यूब हो गया 64 और 4 तिया कितना हो गया 12, 64 और 12 कितना हो गया आपका 76, ये वैल्यू हो जाएगी 76। वाह, ये वैल्यू हो जाएगी 76, ये वैल्यू हो जाएगी 76, 76, 76, 52 नहीं होगी, 76 होगी बेटा, 76 होगी। अगर यह माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव प्लस होगा, या प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक और क्वेश्चन करके बताओ, अगर x - 1/x बराबर 5 है तो मुझे जल्दी से x³ - 1/x³ की वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी से तुरंत प्रभाव से, देखते हैं कौन निकालता है। x³ - 1/x³ की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट, जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। पांच का क्यूब प्लस 3 × 5, 5 का क्यूब हो गया 125 और 5 दिया कितना हो गया 15, 125 और 15 कितना हो गया 140 हो गया, 140 इज द राइट आंसर। चलिए एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन भाई साहब, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। क्या मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं? हाँ निकाल लो, तो ये बनेगा x³ - 1/x, 2 कॉमन निकल गया बराबर 1/2। ये बात किसको समझ में आ गई, हाथ खड़ी करो। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूं तो ये बनेगा x - 1/x बराबर 1, तो x - 1/x की वैल्यू आएगी 1/2, 2 को उधर भेज दिया ना, 2 को नीचे भेज दिया, तो भाई x - 1/x की वैल्यू आ गई 1/2, x - 1/x की वैल्यू आ गई 1/2, x - 1/x की वैल्यू आ गई 1/2, x - 1/x की वैल्यू आ गई 1/2।
और आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू। भाई साहब सेम चीज है ना जो अभी बताई है। तो आपको क्या करना है, ये क्या करना है, इसका क्यूब प्लस 3a, ए का क्यूब प्लस 3a, ए का क्यूब प्लस 3a, ए का क्यूब प्लस 3a, इसका क्यूब, इसका क्यूब प्लस 3a। यही आंसर है। ये 1/8 आएगा, ये 3/2 है। लघुत्तम आ जाएगा 8, यहां पे आ जाएगा 1, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 13/8 आंसर आ जाएगा, 13/8। वाह भाई वाह, 13/8। मजा आ गया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? 13/8 इज द राइट आंसर। इसका भी 13/8 आंसर है। बेटा बूटा सिंह, बूटा, तेरह बटे आठ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और चीज करते हैं, बहुत मस्त वाली चीज करते हैं, ध्यान से देखना। अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर एक्स दे रखा है, अब पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। सीधी सी बात है। ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू अगर 5 है, जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 5 स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना होगा? 23। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर 7 है और आपसे मैं पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से तुरंत प्रभाव से आंसर दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से, तुरंत, ऐसे चुटकियों में आंसर आना चाहिए, चुटकियों में उड़ा दो। वाह, 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 47। 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हो गया? 47। 47, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, a प्लस वन अपॉन ए बराबर, इसको हटा दो, √3 लिख दूं? अच्छा स्क्वायर हट जाएगा तो यहां रूट लग जाएगा, √3 लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना का जवाब दो मगर मच्छो। क्या मैं a प्लस वन अपॉन ए बराबर √3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकता हूं। जब स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लगता है, स्क्वायर हटता है सामने रूट लगता है, स्क्वायर हटता है सामने रूट लगता है। तो बात क्या पूछा है? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर माइनस 2। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। 3 में से 2 घटा दो 1, बोलो स्वाहा। एक और करके बताओ, कौन बताता है? ए प्लस वन अपॉन ए बराबर √5 है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर पूछा, क्या आंसर होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, 2, 3, 4, 5, ये ऑप्शन है आपके पास, उड़ाओ। 2, 3, 4, 5, जल्दी से उड़ाओगे, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी से उड़ाओगे। तीन, तीन, अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। √5 का स्क्वायर माइनस 2, तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5, माइनस 2 कितना हो गया? 3 हो गया। बहुत बढ़िया, 3 इज द राइट आंसर। चलिए, अगर कोई त्रिभुज है और उसके शीर्षों से ये दूरी बराबर है, अगर ये दूरी बराबर है तो ये कहलाता है परिकेंद्र, सरकम सेंटर जिसे बोलते हैं, सरकम सेंटर। किसी त्रिभुज के शीर्ष से अगर ये तीनों दूरी बराबर हैं तो ये जो कहलाएगा वो परिकेंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहलाता है। एक त्रिभुज के शीर्षों से समान समान समांतराल बिंदु को क्या कहते हैं?
ये बिंदु है और शीर्षों से समान अंतर है, समान अंतराल है, समान अंतराल है। इस बिंदु को हम बोलेंगे परिकेंद्र। इस बिंदु को हम बोलेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र कहां लिख रहा है? सरकम सेंटर। ये बात क्लियर हो गई। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 67 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष ना रहे। ऐसी संख्या निकाल लो जो 9 से विभाजित हो। पहले जो 9 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को कट कर दो जो 9 से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्याओं को कट कर दो जो 9 से विभाजित नहीं है। कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है उनको कट कर दो, और जो बची हुई है उनको टिक कर दो। भाई जो 9 से विभाजित है वही तो देखनी है। सर वनपाल के मैथ वाले क्वेश्चन हल करो। कौन कौन चाहता है कि वनपाल के जो मैं क्वेश्चन अभी हल कराऊं? करा सकते हो। वनपाल में जो क्वेश्चन आए थे मुझे लग रहा है कि सबने हल कर लिए होंगे वो अब तक, और परसों 4 बजे वाली क्लास में तो मैंने हल कराए हैं ही वो क्वेश्चन। चलो उसमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं लास्ट के 15 मिनट में कराता जाऊँ, ठीक है। वनपाल में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है लास्ट के 15 मिनट में सॉल्व करा दूंगा। कौन कौन चाहता है कि वनपाल का मैं जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, और जो चाहता है कि मॉडल पेपर चले वो जो चाहता है मॉडल पेपर होने चाहिए तो वो तो नो लिखें, और जो चाहता है कि वनपाल के क्वेश्चन होने चाहिए वो यस लिखें। वाह। अच्छा पहले 9 से जो 9 से विभाजित है, 6 और 1 7, 7 14 और 7 21, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 3 12, ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 3 और 3 और 6 12, 12 और 3 15, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। भाई साहब केवल यही संख्या 9 से विभाजित है। ये केवल एक ही ऑप्शन है, तो भाई साहब और किसी ऑप्शन पे क्यों जाएं? ठीक है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट। ठीक है, ध्यान से समझना। चलिए, यस बोल रहे हैं, यस कराता हूं, रुक जाओ। किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी की औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। 0.4 की कमी आ जाती है, 0.4 की कमी आ जाती है। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? लास्ट के आधे घंटे चलेगा, है ना पूरा सॉल्यूशन, लास्ट के आधे घंटे, टेंशन मत। किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 था, उसने एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, तो आखिरी मैच में उसका औसत क्या था? 22 में 5 का भाग दे दो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो आखिरी मैच में उसका औसत था 4.4। 22 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 22 में 5 का भाग दे दिया, तो ये आखिरी मैच का औसत, ये पहले वाला औसत, ये आखिरी वाला औसत, ये पहले वाला औसत, ये आखिरी मैच का औसत, ये जितने भी मैच खेले हैं पहले पहले उन सबका औसत है। ये आखिरी मैच का औसत है दोस्तों। ये जितने भी मैच खेले हैं उसने, जितने भी मैच खेले हैं उन सबका औसत, ये आखिरी मैच का औसत, और उसकी गेंदबाजी में 0.4 की कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उसका अब औसत सभी मैचों का मिलाकर हो गया 12। 12.4 से 12 हो गया ना, 12 की कमी हो गई। तो पहले सबसे पहले औसत था 12.4, 12.4, आखिरी मैच में है 4.4, और फिर 0.4 की कमी आ गई, सभी मैचों को मिला दिया, तो अब सभी का औसत है 12। कौन सा मेथड यूज करेंगे? जल्दी से बताओ बे कबूतरों, कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिगेशन। पहले वाले मैचों का औसत पता है, आखिरी मैच का औसत पता है, सभी का औसत पता है 12, एलिगेशन लगा लो।
12 में से 4.4 गया तो कितना बचता है? 12 में से 4.4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 7.6 बचेगा। और ये 0.4 बचेगा। 12.4 में से 12 घटाऊंगा तो 0.4 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हटा लो तो क्या रेशो आया? 4 से कितनी बार गया? 19। 19 और 1, तो भाई 19 और 1 का रेशो है। आखिरी मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं तो ये 1 की वैल्यू 5। 19 पंजे 95। इससे पहले उसने 95 विकेट लिए हैं। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? 95। 95 विकेट लिए उसने भाई साहब। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं। एमडीएच मसाला M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं। 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं। चूहे मारना क्या हो गया? चूहे मारना क्या हो गया? जल्दी से बताओ। चूहे मारना क्या हो गया? चूहे मारना क्या हो गया? कार्य हो गया। और कार्य को लिखोगे नीचे। चूहे मारना होता है कार्य, और कार्य कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। चूहे मारना हो गया कार्य, कार्य नीचे लिखा जाएगा। 100 बिल्लियां 100 दिन 100 चूहे। 100 बिल्लियां 100 दिन 100 चूहे। 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन? कितने दिन में मारेंगे? 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, यही आंसर आएगा 100 डेज। 100 डेज इज द राइट आंसर। और से लंगूर तो भाई साहब 4 आंसर दे रहे हैं। अच्छा 100 बिल्लियां 100 दिन 100 चूहे, 4 बिल्लियां 4 चूहे 4 दिन। वाह, मैथ की धज्जियां उड़ा दी आपने। इस मेथड से करना है इसको। चलिए भाई, चलिए ये बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन आया था आपके मेरे प्यारे साथियों, आपके प्यारे से बनपाल से एग्जाम में, ये वाला ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। किस किसने ये क्वेश्चन देखा था? ये भाग है, भाग 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 भाग, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा ये बताओ, एक में भाग लग रहा है 2 का, जैसे एक में भाग लग रहा है 2 का, 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 और 2 को ऊपर पहुंचा दो। ये नीचे एक का कोई मतलब नहीं, ये नीचे एक का कोई मतलब नहीं। अब 1 भाग 2 है, एक में लग रहा है भाग 2 का, ये 2 को ऊपर पहुंचा दो, मतलब नीचे इस एक का कोई मतलब नहीं। अब एक में भाग लग रहा है 2 का, इस 2 को ऊपर पहुंचा दो, और नीचे एक बच गया, इस एक का कोई मतलब नहीं। अब एक में भाग लग रहा है 2 का, इस 2 को ऊपर पहुंचा दो, इस एक का कोई मतलब नहीं। अब एक में भाग लग रहा है 2 का, तो इसका जो आंसर आया 1/2 आया। इसका जो आंसर आया 1/2 आया। इसका जो आंसर था 1/2। इसका जो आंसर था 1/2। इसका एक तगड़ा वाला हैक बता रहा हूं, अगर सेम टू सेम आपके वनरक्षक के एग्जाम में ये भाग वाला क्वेश्चन आ जाए, एक झटके में कैसे करेंगे, एक तगड़ा वाला हैक बता रहा हूं। सेम टू सेम होना चाहिए ये, सब जगह एक 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 जगह। अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 आंसर दे दो, वाह। अगर यहाँ 4 है तो 1/4 आंसर दे दो, वाह। अगर यहाँ 5 है तो 1/5 आंसर दे दो, वाह। 1 में 5 का भाग। अगर यहाँ 6 है 1/6 आंसर दे दो, वाह। अब जल्दी से आप लोग बताओगे। अगर यहाँ 7 है, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तुरंत प्रभाव से आंसर आना चाहिए। 1/7, ठीक है। 1/7, 1/7, ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से आपके बिल्कुल खोपड़िया में घुस गई। अब ये भाग वाला नहीं है, प्लस प्लस लग रहा है, भाग वाला नहीं है, प्लस प्लस लग रहा है, ठीक है। मैं मॉडल पेपर भी करा रहा हूं और आपके जो आए हुए क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, ठीक है।
मॉडल पेपर के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। 1+1/1+1/1+1/1+1 -1, अब ये प्लस है, अब वो चीज नहीं लगेगी जो मैं बताया था। अब इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। एक में से आधा गया तो ये बचा आधा। अब मैं एक में से आधा माइनस करूंगा तो आधा बचेगा ना। ये आया 1/2। अब ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। ये 2 ऊपर गया, नीचे बचा 1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। और 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 3। 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो गया 4/3। ये 3 कहां जाएगा? ऊपर। इस 3 का अब कोई मतलब नहीं, 3 हट गया। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 हो गया। ये 7/4 हो गया, 7/4। ये 4 कहां जाएगा? ऊपर। आपके पास क्या बचा? 1 + 4/7। 1 + 4/7, जल्दी से बताओ 1 + 4/7 का आंसर क्या होगा? 1 + 4/7 का आंसर क्या होगा? जल्दी से। 1 + 4/7 का आंसर क्या होगा? 1 + 4/7 का आंसर क्या होगा? 1 + 4/7 का आंसर क्या होगा? 7 एकम 7 और 4 11/7। 11/7, ठीक है। एक और हैक बता रहा हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो ध्यान से देखना, इसका आंसर जो होगा 11/7। अच्छा, एक में कुछ जुड़ रहा है, एक में कोई भिन्न जुड़ रही है, ये भिन्नी तो है। एक में कोई भिन्न जुड़ रही है, समझ में आ गई? एक में कोई भिन्न जुड़ रही है, एक में कुछ जुड़ रहा है, एक में कुछ जुड़ रहा है, एक में कुछ जुड़ रहा है। अब एक में कुछ जुड़ेगा तो एक से ऊपर ही बनेगा। ये संख्या एक से कम है, 4/7 एक से कम होती है। ये संख्या एक से कम है, तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक में एक थोड़ा ना जुड़ रहा है, भिन्न जुड़ रही है कोई। एक से बड़ा तो यही है 11/7। वाह वाह, तो कर दो। ये बात क्लियर होगी? हाँ है। चलिए, अब अपने मॉडल पेपर की तरफ आते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक दो क्वेश्चन मैं लेता रहूंगा बीच में। एबीसी में डी समांतर है बीसी के। एबीसी त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज ए बी और सी, वाह। डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर बीसी के, तो ये दोनों क्या है? समांतर है। अच्छा, एडी और बीडी 3 और 5 है, एडी और बीडी 3 और 5 है, और एसी दर का 5.6, एसी दर का 5.6। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ, ये वैल्यू कितनी है टोटल? ये बताओ जल्दी बताओ, ये वैल्यू कितनी है? ये 3 और 5 के अनुपात में है, तो ये भी 3 और 5 के अनुपात में होगा। ये 3 और 5 के अनुपात में है, तो ये भी 3 और 5 के अनुपात में होगा। ये 3 और 5 के अनुपात में, ये भी 3 और 5 के अनुपात में, ये 3 और 5 के अनुपात में, ये भी 3 और 5 के अनुपात में। अच्छा बताओ, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ये टोटल वैल्यू दे रखी है 5.6 दे रखी है ना, 5.6। एसी की वैल्यू 5.6, तो ये 3 और ये 5, तो टोटल कितना हो गया बेटा? ये 8 हो गया। और 8 की वैल्यू 5.6, 8 7 56, मतलब 0.7 का गुणा। एई किसके बराबर है? ये रहा एई, इसमें भी 7 का गुणा कर दो 0.7 का, 2.1। और ये दादा 2.1। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर होगी? फटाफट से जल्दी से बताएं। 2.1। दो वृत्त अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है वनरक्षक वनपाल में। कोर्स सब है मैथ का। एलजेब्रा में से क्वेश्चन आए थे भाई साहब, नंबर सिस्टम में से, सब में से क्वेश्चन आए थे भाई। दो वृत्त अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दो वृत्त अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लो, स्पर्श करवा दिया दोनों वृत्त, ये अंदर से स्पर्श करते हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा। दो वृत्त अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। दो वृत्त अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6। तो बड़े वृत्त का जो केंद्र है, मैं ये मान लेता हूं ये है बड़े वृत्त का केंद्र, ये है, ये बड़े वृत्त का केंद्र है। तो ये बताओ, बड़े वृत्त का केंद्र ये है ना, ये है, बड़े वृत्त का केंद्र ये है, मान लो ये है। तो ये पूरी कितनी है? त्रिज्या 6 दे रखी है, ये पूरी 6 है। बड़े वृत्त की बात कर रहा हूं, बड़े वृत्त की बात कर रहा हूं, बड़े वृत्त। इस बड़े वृत्त को देखो, बड़े वृत्त को देखो, केवल बड़े वृत्त को देखो, ये पूरी 6 है, वही पूरी 6 है।
बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है और वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 है। ये छोटे वृत्त की ये छोटे वृत्त का केंद्र मान लेता हूं, ये छोटे वृत्त का केंद्र है, ये छोटे वृत्त का केंद्र है। अच्छा, ये पूरी 6 है और ये 2 है, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 2 है। अगर मैं 6 में से 2 को माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। और ये छोटे वृत्त का केंद्र है, ये छोटे वृत्त का केंद्र है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 4। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 4 से, छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 रुपए की पुस्तकें खरीदी, को कितनी राशि का भुगतान करना होगा? तो 1500 का 15% निकाल लो, 275 आता है। 215 इंटू 15 कितना होता है, 225। तो भाई 1500 रुपए में से 225 रुपए की छूट मिल गई, तो 1275 रुपए का उसे भुगतान करना पड़ेगा। 1275 रुपए का उसे भुगतान करना पड़ेगा, 1275 रुपए का भुगतान उसे करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? 1275 का उसे भुगतान करना पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? फटाफट फटाफट जल्दी से, ये बात क्लियर होगी? 1275 रुपए का उसे भुगतान करना पड़ेगा, 1275 रुपए का उसे भुगतान करना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी? 1275। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ। अरे कबूतरों, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, बता, बहुत प्यारा सा बता। ये है अल्टीमेट क्वेश्चन, धुआं उड़ा देगा ये क्वेश्चन। अच्छा, जीरो कब आता है? जब 3 में से 3 माइनस करो तभी तो जीरो आता है ना। 4 में से 4 माइनस करो तभी तो जीरो आता है। 5 में से 5 करो तभी तो जीरो आता है। 6 में से 6 माइनस करो तभी तो जीरो आता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये और ये वैल्यू सेम है, ए और बी की वैल्यू सेम है, ए और बी की वैल्यू सेम है, सेम है, सेम है, ए और बी की वैल्यू सेम है। ये बात क्लियर हो गई कि ए और बी की वैल्यू सेम है? क्या ये बात क्लियर होगी? जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर होगी? ए और बी की वैल्यू सेम है, सेम है, ए और बी की वैल्यू सेम है, सेम है। अब दिमाग लगाना, ए और बी की वैल्यू हमने यहां से पता लगा रही, ए और बी की वैल्यू सेम है, समान है। ए की वैल्यू कुछ सोचो जिसका मैं रूट निकाल सकता हूँ, छोटी छोटी वैल्यू सोचना। ए की वैल्यू कुछ ऐसी सोचो, जैसे मैंने ए की वैल्यू 4 सोच ली, क्योंकि 4 का रूट निकालना आसान है, और बी की वैल्यू भी 4 सोच ली। 4 का रूट निकालना आसान है, 4 का रूट निकालना आसान है, 4 का रूट होता है 2, तो 1/2 माइनस 1/2 बराबर 0। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछा है 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 2/4। 2/4 मतलब 1/2। तो जिस भी ऑप्शन का आंसर 1/2 आ जाए वही हमारा परम सत्य आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन का आंसर 1/2 आ जाए, जिस भी ऑप्शन का आंसर 1/2 आ जाए वही हमारा परम सत्य आंसर होगा, वही हमारा परम सत्य आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन का आंसर 1/2 आ जाए, जिस भी ऑप्शन का, वही हमारा बेहतरीन आंसर 1/2 आ जाए। एक मत सोचा करो, एक के कभी भी बहुत से सोच रहे हैं ए और बी की वैल्यू एक सोच रहे हैं, एक से 2 आंसर आने की उम्मीद रहती है। अगर 4 सोचोगे तो 2 ऑप्शन आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है, 4 चौक 16, 16 का अंडर रूट निकालोगे तो 4। भाई ये 1/4 आ रहा है, गलत, 1/2 आना चाहिए। 4 इंटू 4 16, 16 का रूट होता है 4, आना चाहिए 1/2, ये भी गलत। 4 चौक 16, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो 2/4 को लिख देता हूं 1/2। ओहो हो, भाई साहब ये छुपा रुस्तम है। 4 चौक 16, 16 का रूट होता है 4, 4 दूनी 8। तो भाई साहब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो आपको जो परम सत्य आंसर की प्राप्ति होगी, उसी आंसर की प्राप्ति होगी। बोलो तारा रा रा रा, बोलो तारा रा रा रा। चलिए, मजा आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गई?
एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, मस्त वाला। तैयार हो आप लोग? चलिए, इसको थोड़ा सा हैक से करेंगे भाई साहब, बहुत तगड़े हैक से करता हूं इन क्वेश्चनों को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 14, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दे रखा है 11। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, बिल्कुल प्यार से। एक तो मेरे पास तरीका है पूरा सॉल्व करूं, पूरा सॉल्व करूं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्स वाई जेड की वैल्यू सोचो कि इनको स्क्वायर करने पे 14 आ जाए। कोई ऐसी वैल्यू सोचो एक्स वाई जेड की, सोच लोगे क्योंकि छोटी छोटी ये 14 है ना, छोटी वैल्यू ही सो है, ऐसा मत सोच ना एक्स बराबर 98, वाई बराबर 97, 97 का स्क्वायर करोगे तो 14 थोड़ा आएगा भाई। ऐसी छोटी वैल्यू सोचो जो तीनों का स्क्वायर करने पर जोड़ने पर 14 आ जाए, ऐसी तीन कौन सी वैल्यू है? छोटी छोटी वैल्यू सोचो, एक बार सोचो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 1 का स्क्वायर 1। अरे दादा मिल गई भाई साहब, 9 और 4 13 और 1 14। एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, वाई की वैल्यू 2 मिल गई, और जेड की वैल्यू 3। मैं भी पुट करके देख लो, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, और जेड की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1। क्या ये 11 आ रहा है? 2 है और 3, हाँ भाई 11 आ रहा है। 6 और 2 8 और 3 11। एक्स मिल गया 1, वाई मिल गया 2 और जेड मिल गया 3, वाई 1 और 2 और। अब लंका नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन की, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। इंडिया हार गया, हार गया क्या है? 10 विकेट से हार गया। ने लुटिया डुबो दी हालैंड ने सब, ने ऐसी तैसी कर दी। अब वह इंडिया के चक्कर में ना, तुम अपना नुकसान मत कर लेना, अपना नुकसान मत कर लेना, माला पहनाओ उनको सालों जूतों की, इन चक्कर में तुम और। अब मूड खराब हो जाएगा बहुत लोगों का, बहुत लोगों का मूड खराब हो जाएगा। ध्यान रखना एक बात और, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। मूड खराब है बस। ससुर के नातिन ने तो मन करे ऐसे खेलें जैसे बच्चा के खिलाफ क्रिकेट नहीं होता, मोहल्ला क्रिकेट। 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं वे कबूतरों। दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब क्षमता पहले वाले व्यक्तियों की 1 थी और दूसरे वाले व्यक्तियों की 2 है, तो E1 और E2 और मैंने जोड़ दिया, ये बहुतों को नहीं पता होता। तो पहले वाले व्यक्तियों की क्षमता 1 है, अब नए वाले व्यक्तियों की क्षमता 2 है, तो नए वाले व्यक्तियों की क्षमता 2 और 20 व्यक्ति हैं, काम को कितने दिन में कर लेंगे? यही आंसर है आप। 20 से 20 और 10 में 2 का भाग दो, 5 दिन में कर लेंगे, 5 दिन में खत्म कर लेंगे। 5 जिसका आंसर है वही आंसर है। दुगनी क्षमता दे रखी है, दुगनी क्षमता दे रखी है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, X% और Y% की क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस छूट के समान है? ये लिखना आंसर, ठीक है, ये हमेशा ये लिखना, और आधे से ज्यादा लोग ये लिख के आएंगे, आधे से ज्यादा लोग ये लिख के आएंगे, आधे से ज्यादा लोग ये लिख के आना।
ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन, ये आप लोग लिख के आओगे, ये लिख के आओगे आप लोग, इसके समान हो, चेक कर लेना। मुझे पता है बी बोलोगे, तभी मैंने क्वेश्चन दिया है, बी नहीं होगा, डी होगा। चलिए एक बात बताओ, अच्छा ये बताओ 10% और 10% की दो छूट किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी? मान लो 100 रुपए की चीज थी, 10% की छूट दे दी, 90 हो गया। फिर 90 पे 10% की छूट दे दी, 90 का 10% होता है 9, 81 हो गया। तो टोटल छूट कितनी आई है? 19% की आई है ना, 19% की छूट आई है। अब आप इसमें रखो, इसमें रखो, 21 आएगा आपका आंसर। आप इसमें रखोगे तो 21 आएगा, और इसमें रख दोगे तो आपका 19 आ जाएगा। 10 और 10 20, 10 माइनस 10 इंटू 10 100, 100 में 100 का भाग दो 1, 20 में से 1 गया 19, तो ये 19 आ गया ना। और जब यहां पे रखोगे 21%, जब कोई वृद्धि होती है ना, वृद्धि या कमी किसी में, छूट के अलावा वृद्धि या कमी होती है, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वृद्धि वृद्धि में, वृद्धि वृद्धि हो रही है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, कमी कमी हो रही है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, कमी कमी हो रही है तो ये फॉर्मूला, केवल वृद्धि वृद्धि हो रही है तो ये फॉर्मूला, केवल कमी कमी हो रही है तो ये फॉर्मूला। देखो पहली बार पता चली ये बात, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हैं, 12 गुना। कुल मिठाई कितनी थी? 7, 7 का 12 गुना कर दो, 12 सत्ते 84 का जो आंसर आएगा 84। चलिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। ध्यान से देखना इसको, ये भाई साहब ऐसा मस्त क्वेश्चन है, मजा डाल देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। चाल बराबर क्या होता है वे कबूतरों? चाल बराबर क्या होता है वे कबूतरों? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है बे? चलिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 61, समय कितना है? 9, तो ये उसकी क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी, औसत चाल। चाल आ जाएगी उसकी 61/9। 61/9, 61/9 उसकी चाल आ जाएगी, चाल। अब 61 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, ऐसे रहने दो, उसकी चाल है ये। एक किसान ने एक 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वाह, यह है क्वेश्चन यार। उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुल यात्रा 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कुछ यात्रा 4, कुछ यात्रा 9, और सबरी यात्रा 61/9। कुछ यात्रा 4, कुछ यात्रा 9, और सबरी यात्रा 61/9। क्या मेथड यूज करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे बे कबूतरों? बताओ बताओ। कुछ यात्रा उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सबरी यात्रा 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कौन सा मेथड यूज करेंगे? कौन सा मेथड? एलिगेशन, एलिगेशन। कुछ यात्रा 4, कुछ यात्रा 9, और कुछ यात्रा 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 9 का गुणा कर लो सब जगह, यहां से 9 जाएगा, 9 चौक 36, 9 नाम 81, और ये 61। बताओ, क्या 81 में से 61 गया? 20। अच्छा, 61 में से 36 जाता है तो कितना बचता है? 15 बचता है ना, 15 की 25 आएगा। तो क्या अनुपात आया? 4 और 5। पहली यात्रा 4 घंटे और दूसरी यात्रा 5 घंटे की थी। टोटल यात्रा 9 घंटे की है ना उसकी, टोटल यात्रा 9 घंटे की है। पहली यात्रा 4 घंटे की आ गई, दूसरी यात्रा 5 घंटे की। पहला भाग 4 घंटे का है उसका, दूसरा भाग 5 घंटे का है।
यहां रफ्तार है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे और यहां रफ्तार है उसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या पूछा है, उसने कितनी यात्रा पैदल की। पहली यात्रा तो पैदल यात्रा की, यहां से उसने दूरी पूछा। दूरी क्या होता है, समय इंटू 4। 4 का 4 से गुणा करो, 16 किलोमीटर की यहाँ पर यात्रा उसने तय। और 9 का 5 से गुणा करो, 45 किलोमीटर की यात्रा यहां से तय। जी आपका ये आंसर आ गया। तो 16 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से, 45 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की। ये बात क्लियर होगी। अच्छा एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, ऑप्शन। ऑप्शन बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। ये आधे लोगों को पल्ले पड़ा होगा, आधे को नहीं पड़ा होगा। उसने ये पैदल यात्रा तय की है और ये साइकिल से तय की है। और वो पूछ रहा है, और ये यहाँ 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 वो यहाँ जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और यहाँ जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और उसे टोटल लगने चाहिए 9 घंटे, टोटल लगने चाहिए 9 घंटे। ये ऑप्शन उठा रहा हूं मैं 16 किलोमीटर। मान लो ये 16 किलोमीटर की यात्रा है, कि टोटल यात्रा 61 किलोमीटर की है ना। अगर मैं 61 में से 16 माइनस करूं तो ये 45 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। दूरी बटे चाल आ गया, समय 4 घंटे। 16 में 4 का भाग दो, 4 घंटे समय आ गया। और 45 में 9 का भाग दो, 5 घंटे समय आ गया। और टोटल समय आना चाहिए उसका 9 घंटे। क्या ये 9 घंटे आ रहा है? टोटल समय 9 घंटे। वाह भाई, 16 आपका परफेक्ट। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो बेहतरीन ढंग से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, अल्टीमेट क्वेश्चन। अरे डीएससी और सिंटू, कुटना चाह रहे हो क्या? कुटना चाह रहे हो कि यहीं से ब्लॉक करवाऊं, पाकिस्तान का टिकट कटाऊं? कॉपी पेस्ट करके ऐसा लगता है कि 4-5 लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी और बोलेंगी आई लव यू सिंटू, आई लव यू डिंसू, आई लव यू पिंटू। वाह भाई बहुत बढ़िया, हंसते हो आप तो। मैं तो आपकी फैन हो गई, मुझे तो आपसे शादी करनी है। हैं? हैं सिंटू? यही इतरा रहे हो? इतरा रहे हो क्या? इतराना नहीं बोलते से, किसी लड़की से कमेंट करके पूछ लो क्या समझ रही होगी तेरे को। कॉपी पेस्ट करके तो इतराते हो, इतराते हो। बोलो कबूतरो, मतलब क्या हो गया, हंस ले हम? बोलो कबूतरो, हंस रहा है उस पर और कॉपी पेस्ट की जा रहा, बोलो कबूतरो तारा रा रा रा। अरे ढोल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे और ये 0 के बराबर हो तो 2x को y के बराबर कर दो, ये दोनों बराबर होंगे। 0 में 0 जोड़ेगा तभी 0 आएगा भाई साहब। 0 में 0 जोड़ेगा तभी 0 आएगा बे। 0 में 0 आएगा तभी 0 आता, 0 में 0 जोड़ेगा तभी, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये वैल्यू कोई सी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसको इसके बराबर कर देना, तो 2x बराबर y। वाह। और 3y बराबर 2z। और दादा, और हम बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, अगर 3a बराबर 4b है, a और b का अनुपात क्या होता है वे मगरमच्छों? a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। अगर 7a बराबर 8b है तो a और b का अनुपात क्या होता है? a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 7। a और b का अनुपात क्या होता है? 8 और 7। तो यहां से मैं x और y का वैल्यू निकाल लू, x और y का वैल्यू, y की वैल्यू 1, देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। वाह, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। देखो y सेम है ना, तो x y z का जो रेशो आ गया 1 2 3 आ गया, 1 2 3। x और y का वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। तो x y z का रेशो आ गया 1 2 3। तारा, बहुत बढ़िया।
मजा आ गया कि नहीं आया? ना फटाफट से जल्दी से ये चलिए, क्लियर होगी बात? ये बात क्लियर होगी, हाँ है ना? देखो ये 0 है, तो क्या मैं 4a बराबर 3 लिख दूं? ये इसके बराबर है, 4a को 3 के बराबर लिखना होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। ए की वैल्यू 3/4 है, 3 का क्यूब हो गया 27 और 4 का क्यूब हो गया 64। देखो 64 से 64 तो उड़ जाएगा। ए की वैल्यू 3/4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वाह, ये 12 और ए की वैल्यू 3/4 और प्लस है 13। अब इसको नहीं उड़ा सकते हो क्या? चलिए, 64 से 64 उड़ गया, 16 तिया 48, 27 से 27 खत्म, 3 तिया 9, 13 और 9 कितना हो गया? 22। 22 इज द राइट आंसर। और ये दादा, ये है क्वेश्चन में, नंबर पे भी क्वेश्चन आए थे, ध्यान से देखना, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन आए थे। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो आप पता कैसे करते हैं? पहली संख्या a, दूसरी संख्या a+1, तीसरी संख्या a+2 और तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, तीनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 दे रखा है। कौन कौन इस तरीके से करता? हाथ खड़े, कौन कौन इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता? पहली संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या a+1, तीसरी क्रमागत संख्या a+2 और इनके वर्गों का योग, a का स्क्वायर प्लस a+1 का वर्ग, a+2 का वर्ग, इनके वर्गों का योग रखा 365। फिर इसको खोलते और खोलते ही मामला बेकार हो जाता, प्रोसेस लंबी होती ना। बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करना एग्जाम में। कभी भी संख्याओं पे आधारित प्रश्न आ जाए तो अपना दिमाग चलाओ या ऑप्शंस पकड़ लो। उन संख्याओं का योग कितना है? उन संख्याओं का योग कितना है? माना उस संख्याओं का योग 30 है, 30 में 3 का भाग लगाओ 10, तो वो संख्या 9, 10, 11 होनी चाहिए। अरे 9, 10, 11 का योग 30 होता है। क्या वो 3 क्रमागत संख्या ही तो है? देखो 30 में 3 का भाग लगा दो, 10 आया, 10 औसत आ गया, 10 से पहले कितना होगा? 9 और 10 के बाद कितना होगा? 11। अगर उन संख्याओं का योग 30 है तो उससे उन संख्याओं का योग 30 है तो ये वो 3 क्रमागत संख्या होंगी, 9, 10, 11। कैसे पता चला? 30 में 10, 30 में 3 का भाग लगाओ 10, 10 से पहले 9, 10 के बाद 11। अब ये देखो, क्या इनके वर्गों का योग 365 है? हाँ या ना का जवाब दो। क्या इनके वर्गों का योग 365 है? हाँ या ना का जवाब दो। क्या इनके वर्गों का योग 365 है? इनके वर्गों का योग 365 है। 81, 100, 121, पता ही नहीं है भाई। अगर वो संख्या 33 है, 33 में 3 का भाग, इन संख्याओं का योग 33 है, 33 में 3 का भाग लगाओ 11। वो संख्या 10, 11, 12 होनी चाहिए। क्या इनके वर्गों का योग 365 है? 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। भाई मजा डाल दिए इसने, तो इनके वर्गों का योग 365 है। 33 इज द राइट आंसर, 33 इज द राइट आंसर, यही आंसर है। आपसे संख्या पूछ लेता, वो संख्या 10, 11, 12, वो संख्या 10, 11, 12, वो संख्या पूछ लेता तो वो संख्या 10, 11, 12 है। संख्या पूछ लेता तो संख्या 10, 11, 12 आ जाती। मजा आ गया इस क्वेश्चन में? बोलते नहीं। चलिए मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 17 में 5 का भाग दूं, 5 दिया 15, 3 बार जा रहा है और ये है 2, इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं शेषफल। ये होता है भाजक और इसे बोलते हैं भाज्य। अगर आप इसमें इनका गुणा करके ये जोड़ दो तो ये बन जाता है 5 दिया 15 और 2 17, 5 दिया 15 और 2 17, 5 दिया 15 और 2 17।
इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो, ये बन जाएगा। जैसे मान लो ये 6 है और यहाँ 3 है और ये मान लो 2 है, तो 6 तिया 18 और 2 20, ये 20 बन जाएगा। ये पता होना चाहिए भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ये भाज्य होता है। चलिए ध्यान से देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना, ये भाजक होता है, वो अपने भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है भाजक, भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। ये शेषफल है, शेषफल का 5 गुना है। ये भाई भागफल का तो 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल दे रखा है 46। अब मुझे बताओ 46 का 5 गुना क्या होता है? 46 का 5 गुना क्या होता है? सभी साथी जवाब दीजिएगा। 46 का 5 गुना क्या होता है? 46 का 5 गुना क्या होता है? 46 का 5 गुना क्या होता है? 46 का 5 गुना कितना होता है? 230। ये आ गया भाजक। अच्छा ये भागफल का 10 गुना, ये बताओ 230 किसका 10 गुना है? 23 का। 230 में 10 का भाग दे दो 23 आएगा। 23 का 10 गुना 230, 23 का 10 गुना 230, 23 का 10 गुना 230। अब भाज्य पूछा है भाई, ये पूछा है, अभी बताया था कैसे निकालोगे। इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ो तो ये मिलता है आपको, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ो ये मिल जाएगा। 230 में 23 का गुणा करके अगर मैं 46 को जोड़ दूं तो मस्त आपको प्राप्त हो जाएगा। 23 इंटू 23 होता है 576, एक जीरो और इसमें जोड़ दो 46, 6 और 0 6, 4 और 6 10, आएगा भी कबूतरों। 23 इंटू 23 529 होता है भाई। 40 जोड़ो, चलो 9 और 4 13, 5336। 23 इंटू 23 529 होता है, मैंने गलती से चलिए भाई 24 का स्क्वायर होता है। इकाई अंक पढ़ा है आपने? इकाई अंक 5 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक 5 ही देगा। 5 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक 5 ही देगा, इस संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं। 6 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक 6 देता है। और 3 वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है? 4 का भाग देना पड़ता है, शेषफल निकालो। 54 में 4 का भाग दो, 54 में 4 का भाग दो, 54 में 4 का भाग लगाओ, 13 चौक 52, 2 शेषफल, 3 की पावर 2 लिख दो और 3 की पावर 2 होता है 9। अब मुझे बताओ इकाई अंक क्या बनेगा? इकाई अंक क्या बनेगा? 0 1 5 6, ये 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक वही बनेगा। 5 की पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक 5, 6 की पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक 6। 3 वाले केस में क्या करते हैं? 3 वाले केस में क्या करते हैं? पावर में 4 का भाग देते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं, पावर में 4 का भाग। तो 52 54 में 4 का भाग दिया, 13 चौक 52, 2 शेषफल, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 और 6 15 और 5 20, 20 का इकाई अंक तो 0। 0 इज द राइट आंसर, 0 आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर होगी? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, 0 आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना। बोलते नहीं हो आपको। चलिए अब ध्यान से समझना, ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाह जी वाह। बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाह जी वाह। और ए और सी उसी काम को, ए और सी उसी काम को 8 7 56 और 4 60 बटे 4 7 दिन में कर सकते हैं। 8 24 और 60 का लघुत्तम लो 120, भाग दे दो सबका। 120 में 8 का भाग लगाओ 15, 120 में 24 का भाग लगाओ 5, 120 में इसका भाग लगाएंगे
2 बार कटेगा, 2 सत्ते 14, 14। अब मुझे एक बात बताओ, एबीसी की क्षमता कितनी होगी? ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना आया? 15 और 5 20 और 4 34, 14 34, 15 और 5 20, 20 और 14 34। तो एबीसी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 से काटो 34 को, 17। एबीसी की क्षमता हो जाएगी 17। ई अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? ई अकेला कितने दिन में कर सकता है? अच्छा, एबीसी की क्षमता 17 है। एबीसी में से एबी को हटा दो, सी पता चल जाएगा। एबीसी में से एबी को हटा दो, एबीसी में से एबीसी 17 है, एबी को हटा दो। अगर मैं 17 में से 15 को हटा दूं तो सी की क्षमता कितनी आएगी? तो जल्दी से बताओ, सी की क्षमता आएगी 2। तो 120 में 2 का भाग लगा दो। सी अकेला उस काम को 60 दिन में खत्म, सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, तो ए की क्षमता 3 गुनी होगी बी से। तो ये क्षमता होती है समय कार्य क्षमता। समय कार्य क्षमता, जो समय होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपात होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा उल्टा उल्टा। ए और बी की क्षमता 3 और 1 है। समय का अनुपात बताओ बे कबूतरों, समय का अनुपात बताओ, उल्टा कर दो। क्षमता का अनुपात 3 और 1, समय का अनुपात बताएंगे। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होती है। अगर क्षमता 2 और 3 है तो समय होगा 3 और 2 अनुपात में। अगर क्षमता 4 और 5 के अनुपात में है, समय होगा 5 और 4 के अनुपात में। उल्टा कर दो। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ए बी से 3 गुना बेहतर है, 3 गुना बेहतर कर दिया, 3 गुना बेहतर कर दिया बी से, तो ये क्षमता का अनुपात हो गया। समय का अनुपात बताओ, समय का अनुपात बताएंगे। ए की क्षमता तिगुनी है बी से, तिगुनी है बी से, तिगुनी है बी से। ए की क्षमता तिगुनी है बी से, तो ये तिगुनी हो गई ए की क्षमता बी से। क्षमता का अनुपात बताओ, 1 और 3। समय का अनुपात 1 और 3, उल्टा कर दिया। अब ये कह रहा है ए कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है, 40 दिन कम लेता है। यहां कितने दिन कम ले रहा है? ए 2, 2 की वैल्यू 40, 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर दो और इसका भी 20 गुना कर दो। तो मतलब ये आ गया कि ए कोई काम 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों की क्षमता 4 है और कुल कार्य 60 है। 20 दिया 60, 60 एकम 60, 60 में 4 का भाग लगा दो, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी? हाँ है। किसको ये बात पता है कि दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के गुणे के बराबर होता है। किसको ये बात पता है कि दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणा उनके मैसे और लैसे के बराबर होता है, पता है ना? दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। वो तो पता ही नहीं है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है। लैसे मैसे का 4 गुना। अच्छा, उन दोनों का योगफल दे रखा है 125। इन दोनों का योग कितना है? 5। 5 की वैल्यू 125, 25 गुना, इसका 25 गुना कर लो और इसका 25 गुना कर लो। ये लैसे प्राप्त हो गया, ये मैसे प्राप्त हो गया। ये लैसे और ये मैसे, ये लैसे और ये मैसे। इन दोनों का योग दे रखा है ना, इन दोनों का योगफल 125 दे रखा है। 5 की वैल्यू 125, 25 गुना, इसका 25 गुना कर लिया, 125 गुना कर लिया। ये आ गया लैसे और ये आ गया मैसे। और एक संख्या दे रखी है 100, एक संख्या दे रखी है 100, दूसरी संख्या कितनी होगी? मैसे आ गया 25 और लैसे आ गया 100। ये मैसे और ये लैसे, 100 से 100 खत्म।
दूसरी संख्या आ गई प्राप्त, वाजिब, दूसरी संख्या आ गई 25। अब मुझे एक बात बताओ, तीन संख्याओं का औसत 135 है, औसत 135 है, तीनों का योग कितना होगा? तीनों का योग कितना होगा? औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर बराबर, औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर बराबर। तीनों का औसत, तीनों का औसत 135 है, योग कितना होगा भाई कबूतरों? योग कितना होगा? योग कितना होगा? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, योग कितना होगा? औसत 135 दे रखा है, योग कितना होगा? 135, 135, 135, 135 को 3 बार जोड़ लो, या 135 का 3 से गुणा कर दो। 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 3 और 1 10, एक हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 405। 135 को 3 बार जोड़ लो, 405। एक और छोटी सी बात बताता हूं, अगर a प्लस बी बराबर दे रखा है 70 और a माइनस बी बराबर दे रखा है 20, और आपको a निकालना है, b निकालना है, तो a कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। और b कैसे निकालोगे? घटाकर 2 का भाग दे दो। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन बन रही है आपके पास, a प्लस बी बराबर 70, a माइनस बी बराबर 20। a की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया। 70 और 20 कितना हो गया? 90। 90 में 2 का भाग लगाओ 45, 70 में 20 घटाओ 50, 50 में 2 का भाग लगाओ 25। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि जो हमने चीज सीखी है इसमें अप्लाई करते हैं। तीन संख्याओं का औसत 135 है, तो तीन संख्याओं का औसत 125 135 है, तो इन तीनों का टोटल 405 होगा। 135 इसके पास, 135 इसके पास, 135 इसके पास, इन तीनों का टोटल करोगे तो 405 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या दे रखी है 195, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 195। 195 को उधर भेज देता हूं, चलो माइनस हो जाएगा 210। तो a प्लस बी बराबर आ गया 210। वाह, शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो इन दोनों का अंतर 20 है। छोटी संख्या निकालनी है, b निकालना है, b। तो अभी मैंने बताया था, a निकालोगे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे, b निकालोगे तो दोनों को घटाकर 2 का भाग दोगे। बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़कर 2 का भाग दो, छोटी संख्या निकालनी है तो घटाकर 2 का भाग दो। तो 210 में से 20 गया 190, और 190 में 2 का भाग लगाया 95। आ हा 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 हा, मजा आ गया कि नहीं आया? 95 इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ कि चार वस्तु को 60 रुपए में खरीदता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक वस्तु का क्रय मूल्य बताएंगे सभी साथी। एक वस्तु का क्रय मूल्य बताएंगे सभी साथी। चार वस्तुओं को 60 रुपए में खरीदता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक वस्तु का क्रय मूल्य। पंद्रह, बहुत बढ़िया। रुपए में वस्तु का भाग देना होता है ना, रुपए में वस्तु का भाग दोगे, रुपए में वस्तु का भाग, रुपए में वस्तु का भाग दोगे। ध्यान से समझना, बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेस्ट तरीका, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, रुपए में वस्तु का भाग लगता है, रुपए में वस्तु का भाग। यदि मैं 100 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता हूं, 100 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता हूं, तो ये क्रय मूल्य आ गया एक वस्तु का। रुपए में वस्तु का भाग दे दिया, रुपए में वस्तु का भाग दे दिया, क्रय मूल्य आ गया। अभी रहने दो उसको। मैं 10 पुस्तकें 110 में बेचता हूं, रुपए में वस्तु का भाग दो, 110 में 10 का भाग दे दो, तो ये आ गया विक्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य। मुझे लाभ प्रतिशत बताना है, 1 0 से 1 0 खत्म करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 100 से गुणा हुआ 100,
और 11 का 11 से गुणा हुआ 121। साफ साफ पता चल रहा है कि उसे 21% का लाभ होगा, 21% का उसे लाभ होगा। ए और बी की आय का अनुपात 9 और 8 है। आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात 9 और 8, खर्चे का जो अनुपात है वो 8 और 7, बचत दे रखी है 500 500। जब बचत बताओ, बचत प्रत्येक की बचत 500 500, प्रत्येक की बचत 500 500। जब बताओ 9 में से 8 गया ए की बचत, 8 में से 7 गया बी की बचत, और दोनों की बचत बराबर है, हाँ है, और दोनों की बचत 500 है, तो एक की वैल्यू 500। आपको एक की आय निकालनी है, एक की वैल्यू 500 तो 9 की वैल्यू 4500। बोलो तारा। एक और मेथड बताया था इसको करने का, कोई बताएगा उस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं? कोई भी नाम बताओ, कैसे सॉल्व करोगे उस मेथड को, जल्दी से बताओ, उस मेथड को कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। 9 और 8, 8 और 7, बचत दे रखी है 500 500, क्रॉस कर लो, 63 64, 63 64, अंतर कितना है? एक। ये कितना हो गया? 3500, ये 4000, 4000 3500 का अंतर 500, एक की वैल्यू 500, 9 की वैल्यू 45। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप कर सकते हो। इन मेथडों को सीखने के लिए आपको रेशो पढ़ना पड़ेगा। यहां मॉडल पेपर चल रहे हैं, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 3, पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, 3 और 4 पुट कर दो, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 3 सत्ते 21, वाई की वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया 7, 21 और 8 कितना हो गया? 29। तो जो आपको जो प्राप्त हुआ वो 7/29 प्राप्त हुआ, 7/29, 7/29। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अभी साथी बताएंगे, क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलिए अब ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन बनपाल में संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन आए थे, मैं उनको करा रहा हूं, ध्यान से। एक ये क्वेश्चन आया था संख्याओं पे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बनरक्षक वालों, तो हमेशा संख्याओं पे जो आधारित क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमेशा किया करो ऑप्शन से। कसम खाओ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन से ही करोगे, ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से ही करोगे। संख्याओं पे आधारित ये क्वेश्चन आया था, वनरक्षक वनपाल में आया था, वनरक्षक में भी संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से हमें करना होता है। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। एक दो अंकों की संख्या को या तो उनके अंकों के योग का 8 गुना कर तब उसमें 5 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, या उनके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके 3 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। एक दो अंकों की संख्या को कैसे प्राप्त कर रहे हैं? या तो 8 का गुणा करके उनके अंकों के योग में 8 का गुणा करके 5 घटाकर वो संख्या प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त कर रहे हैं? उनके योग में 8 का गुणा करके 5 घटाकर। मान लो वो संख्या है 92, तो इस 92 को कैसे प्राप्त करोगे? इन संख्याओं के योग में 8 का गुणा करके 5 घटाकर, 88 में से 5 गया 83, कतई प्राप्त नहीं हो रही 92, ये गलत। देखो ये 83 यहां से प्राप्त होगा, देखो इन संख्याओं का योग भी 11 है, ये 83 कैसे प्राप्त होगा? एक दो अंकों की संख्या कैसे प्राप्त हो रही है? एक दो अंकों की संख्या कैसे प्राप्त हो रही है? कैसे प्राप्त हो रही है कि उसके अंकों के योग में 8 का गुणा करो और 5 को घटा दो, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इनके अंकों का योग है 11 और 11 में 8 का गुणा करो और 5 घटाओ, 88 में से 5 घटाओ, वही संख्या प्राप्त हो रही है ना दादा। बाकी ये ऑप्शन गलत है, केवल 83 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए संख्याओं पे आधारित, उनको ऑप्शन से करना चाहिए, उनको ऑप्शन से करना चाहिए।
ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? फटाफट से बताएं। ये बात क्लियर हो गई तो आगे चलो, नहीं तो फिर बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। इस माइनस 11x को उधर भेज देते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 11x। अब x का भाग दो, ये बनेगा x, इसमें x का भाग दो, ये बनेगा 1/x, इसमें x का भाग दो, ये बनेगा 11। और ये दे रखा है और आपसे पूछा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो मैंने बताया था अगर x प्लस 1/x बराबर a है, स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2। यहां पर क्या बनेगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2, 121 माइनस 2, 119। हाँ जी, 119, 119, 119। क्या ये बात क्लियर होगी? चलिए, एक संख्या का 72, एक संख्या का 72 का गुणनफल 72x, उसी संख्या का 27 का गुणनफल 27x, 360 ज्यादा है। 360 ज्यादा है मतलब इसका और इसका अंतर 360। 72 में से 27 को घटाओगे 45x, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 से कितनी बार गया, 8 बार। वो संख्या क्या आ गई, वो संख्या आ गई 8। ऐसे क्वेश्चनों को निपटा दोगे ना, ऐसे क्वेश्चनों को निपटा दोगे, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएं, क्या ऐसे क्वेश्चनों को निपटा दोगे? जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो, हाँ या ना। ऐसे संख्याओं ऐसे क्वेश्चनों को निपटा दोगे? दो अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है, यदि इसके अंकों का गुणनफल यदि इसके योगफल में जोड़ा जाए तो n ही प्राप्त होता है। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। ये ऐसी संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्याएं कि इन संख्याओं के अंकों का गुणनफल, इनके अंकों के योगफल को जोड़ोगे, इनके अंकों का गुणनफल और योगफल में जोड़ा जाए, इनके अंकों का गुणनफल और उनके अंकों का योगफल को अगर जोड़ दो, इन अंकों का गुणनफल कितना है, 9, और इन अंकों का योग कितना है, 10। अगर इनको जोड़ोगे तो वही प्राप्त होगा 19। इनके अंकों का गुणनफल कितना है, 18। इनके अंकों का योग कितना है, 11। 18 और 11 कितना हो गया, 29, वही प्राप्त हो रहा है। इनके अंकों का गुणनफल कितना है, 27। इनके अंकों का योग कितना है, 12। अगर मैं 27 में 12 को जोड़ूंगा तो 39। इनके अंकों का गुणनफल कितना है, 9 चौक 36। इनके अंकों का योग कितना है, 9 और 4 13। तो 36 में 13 जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 49, वही प्राप्त। तो ये कौन कौन सी संख्या है, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, ये सभी वो संख्या है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ऐसी संख्याओं का जो इकाई अंक होता है, ऐसी संख्याओं का जो इकाई अंक होता है वो 9 होता है। ऐसी संख्याओं का जो इकाई अंक होता है वो 9 होता है। ठीक है, ऐसी संख्याओं का जो इकाई अंक होता है वो 9 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर होगी? अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। एक बिल में 35% छूट देने पर दो बार 20% की, 2 बार 20% की छूट देने पर 22 का अंतर आता है। एक बार तो हमने 35% की छूट दी, एक बार तो हमने 35% की छूट दी, और एक बार 20% और 20% की दो लगातार छूट दी। एक बार हमने 35% की छूट दी और एक बार हमने 20% की और 20% की दो लगातार छूट दी, और इनका अंतर कितना है, 22 है। तो एक छूट तो 20 है, 35 है, और दो लगातार छूटे हैं 22, 20। एक तो डायरेक्ट 35% की छूट होगी पहली, और दूसरा केस है कि 20-20% की दो लगातार छूट। पहली छूट 20% की तो वैल्यू हो गई 80। ये बताओ 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% होता है 8 दूनी 16। दूसरी छूट हो गई 16 रुपए की, तो मतलब टोटल हो गई 36% की छूट। 20-20% की दो छूट हो गई तो एकल छूट हो गई 36%। इस छूट में और ये 20-20% की दो छूट में अंतर दे रखा है, इसमें और इसमें अंतर कितना है, एक की वैल्यू दे रखी है 22। बिल की राशि कितनी थी, उस बिल की राशि कितनी थी, 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2200।
2200 आपका परफेक्ट आंसर होगा। 2200 आपका परफेक्ट आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? फटाफट से जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मेरे प्यार से। एक आयत को भुजा का माप लेते समय उसकी भुजा जो 5% है, उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक भुजा 5% ज्यादा कर दी और एक भुजा को 2% कम कर दिया, लंबाई को 5% ज्यादा कर दिया, चौड़ाई को 2% कम कर दिया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो भुजा 5% ज्यादा एक भुजा और चौड़ाई 2% कम, -2, और 5 -2 कितना हो गया? -10, -10 कितना हो गया? 0.1, 5 में से 2 गया 3, 3 में से पॉइंट बन गया 2.9, तो उसका क्षेत्रफल 2.9% बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 2.9%। अब ये शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। एक समबाहु त्रिभुज और एक समषटभुज का परिमाप बराबर है। एक त्रिभुज और समषटभुज, इनके परिमाप बराबर है। इसकी भुजा मान लो, कुछ भी भुजा मान लो, इसकी समषटभुज की भुजा मान लो ए, ये ए हो गया, ये ए हो गया, एक मान लेते, चलो एक मान लेते, एक मान लेते, भुजा एक मान लेते, एक की जगह एक मान लेते, एक 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 और एक। मुझे बताओ इस षटभुज का परिमाप कितना है? सभी साथी बताएंगे षटभुज का परिमाप कितना होगा? सभी साथी बताएंगे षटभुज का परिमाप कितना होगा? षटभुज का परिमाप कितना होगा बे कबूतरों? षटभुज का परिमाप कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। षटभुज का परिमाप कितना होगा? षटभुज का परिमाप कितना होगा? षटभुज का परिमाप कितना होगा? 6, 1 2 3 4 5 6, परिमाप 6। इस त्रिभुज का भी परिमाप 6 होगा, लेकिन इसकी भुजा 2 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, तभी तो 6 आएगा। अब मुझे इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू 6। √3/4 से √3/4 कट गया, भुजा इसकी कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसकी भुजा कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 6 में 1 का गुणा करूंगा तो 6 ही बनेगा। इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो 2 और 3 आएगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। वाह जी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात 2 और 3 आएगा। मुझे एक बात बताओ सभी साथ, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में कुछ दूरी चलता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। आपकी चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और समय दे रखा है 3 घंटे 45 मिनट, तो आप बता सकते हो कितनी दूरी तय की उसने। अच्छा, मुझे एक छोटा सा जवाब देना, देखो ऐसे निकालते हैं, नहीं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 1 घंटे प्रति घंटे, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में 4 किलोमीटर कवर करता है। तो मुझे एक बात बताओ, 60 मिनट में 4 किलोमीटर 15 मिनट में कितने किलोमीटर कवर करेगा? जल्दी से जवाब दो, 15 मिनट में कितने किलोमीटर कवर करेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा।
60 मिनट में, सभी साथी जवाब दीजिएगा, 60 मिनट में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। 60 मिनट में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। 60 मिनट में 4 किलोमीटर, 60 मिनट में 4 किलोमीटर, 60 मिनट में 4 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना? 1 किलोमीटर। 15 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 मिनट में 30 किलोमीटर, 30 मिनट में 2 किलोमीटर और 45 मिनट में 3 किलोमीटर। तो 45 मिनट में तो 3 किलोमीटर कवर करेगा और 3 घंटे में कितना कर लेगा? 1 घंटे में 4, 3 घंटे में 12। तो भाई वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा अगर वो ऐसे जाएगा तो। 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर वही व्यक्ति साइकिल से जाए 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब भाई 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, चाल कितनी है? 16.5। कितना समय लगेगा? ये समय पूछा है, 16.5 का भाग लगा दो। ये समय आया घंटे में, आया घंटे में, समय आया घंटे में और समय दे रखा है मिनट में। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुना कर, आंसर लगभग लगभग आंसर मिल जाएगा। 100/11 पंजे 55, 5 40, 54 सही, 6/11 54 आ रहा है ना? क्या लगभग 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और एक साधारण ब्याज का अनुपात 10 और 3 है। अच्छा, मूलधन 10, साधारण ब्याज है 3। अच्छा, अगर मैं मूलधन को 100% बना लूं, ब्याज कितना आएगी? 30%। मूलधन 100% हो गया, ब्याज हो गई 30%। और हम एक ही बात जानते हैं कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। किसी ने मेरे से पढ़ रखा है क्या? साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। दर कितनी है? 10%। समय पूछा है, अवधि कितने वर्ष की है? समय पूछा है, समय, दर है 10%, समय पूछा है, साधारण ब्याज हो जाएगी 30%। तो बताओ समय कितना होगा? 3 साल, 10 या 30। तो समय यहां पर आएगा 3 साल, समय आ जाएगा 3 साल। 3 साल का उसे समय लगेगा, 3 साल का उसे समय लगेगा। चलिए, एक कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर, आधे कपड़े 40% लाभ पर, शेष, शेष आधा बचा, आधे के आधे, आधे का आधा होता है 1/4, 40% हानि पर, वाह। और बचे कपड़े लागत मूल्य पर, जो बचे कपड़े हैं 1/4, उस पर कोई लाभ नहीं हो रहा, 0 आ रहा। इसका टोटल लाभ निकाल लो, टोटल लाभ यहीं से निकल जाएगा। 40 में 2 का भाग लगाओ 20, 40 में 4 का भाग लगाओ 10, 20 में से 10 को माइनस करो, उसका जो कुल लाभ हुआ वो 10% का लाभ हुआ। कुल लाभ जो हुआ वो उसका 10% का लाभ हुआ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क में, ये आपको होमवर्क में करना है। एक बार निपटा के बताओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे? एक बार करके बताइए फटाफट से। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं, 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होंगी। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? कर लोगे? उड़ा दोगे सेशन? भाई लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 1100। लड़कियां कितनी हैं? 900। टोटल छात्र कितने हैं? 2000। पास कितने हो गए? 50% लड़के पास हो गए, 550 पास हो गए, 550 फेल हो गए होंगे। ठीक है,
40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, 900 का 40% पास हो गई, तो 900 का 60% फेल हो गई होंगी। 540 फेल हो गई। टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो गए? 1090। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1090 ही तो आएगा। तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना? 1090 फेल हो गए 2000 में। तो दादा 1090 फेल हो गया 2000 में से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54.5% विद्यार्थी फेल हो गया। 54.5% विद्यार्थी आपका फेल हो गया। फेल हो गया 54 पॉइंट, मैंने करा दिया नंबर क्या था, 54.5% विद्यार्थी क्या हो गया? फेल हो गया। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। परसों जो वनरक्षक वनपाल का आपका एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों। हाँ, ऐसे पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय। क्लास कैसी लगी ये बताना। पूरी वनरक्षक वनपाल का जो एग्जाम होगा आपको 12 तारीख, उसी ओरिएंटेड क्लास है, वही ओरिएंटेड क्लास है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसी मैंने क्लास रखी। चलो धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय, मिलते हैं फिर आपसे कल 4 बजे।